हेलो बच्चों, आज यहाँ हम देखेंगे स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताएं आपने देखी। उसके बाद हम देखेंगे आपके जो सिलेबस में लगा हुआ है वो है कि उसकी जो कार्यपालिका है, जिसे हम बहुल कार्यपालिका भी कह सकते हैं, उससे संदर्भित करके हम देखेंगे यहाँ कि उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि बहुल कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं। बहुल मतलब जैसे कि नाम से संबंध में आ रहा है, बहुल मतलब एक से ज़्यादा, मतलब वहाँ पे जो कार्यपालिका का हेड होता है, प्रमुख होता है, वो एक से ज़्यादा होता है। तो बहुल कार्यपालिका से आशय है कार्यपालिका का नेतृत्व किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं वरन कुछ सदस्यों की समिति के द्वारा किया जाता है। आगे स्विस संघीय सरकार के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो स्विस संघीय सरकार के सदस्यों की संख्या 7 होती है। जैसे कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति सिर्फ एक होता है, प्रमुख होता है, और बाकी उनके अंदर में जो मंत्रिपरिषद होती है वो काम करती है, परंतु यहाँ पे क्या होता है, 7 राष्ट्रपति ही होते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड के जो नवीन संविधान में कार्यपालिका को क्या नाम दिया गया है, तो वर्तमान संविधान में जो है कि कार्यपालिका को संघीय सरकार का नाम दिया गया है। फिर है कि स्विस संघीय सरकार के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। संघीय सरकार के 7 सदस्यों का निर्वाचन संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाता है। फिर कि स्विस राष्ट्रमंडल के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, तो संघीय संसद के दोनों सदन अपनी संयुक्त बैठक में, जो कि संघीय सरकार के सदस्यों को में से एक अध्यक्ष का और चुनाव करते हैं, बाकी 6 जो मेंबर रहते हैं। संघीय सरकार का अध्यक्ष ही स्विस राज्यमंडल का राष्ट्रपति कहलाता है। तो आप ये देखेंगे हमारे यहाँ जो मंत्रिपरिषद में कई मेंबर्स होते हैं, परंतु वहाँ क्या होता है, वहाँ की कार्यपालिका में ही राष्ट्रपति के अंदर ही मतलब 7 तरह के होते हैं, उसमें से एक हेड होता है जो अध्यक्ष होता है, उसको राष्ट्रपति कहा जाता है। स्विस राजमंडल के राष्ट्रपति को कोई कार्य बताइए। ये विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है, उनके परिचय पत्र उनका स्वीकार करता है, जैसे हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति काम करता है। तो संघीय संसद द्वारा अब देखेंगे पारित जो है कि जो विधेयक या कानून होता है उस पर वो हस्ताक्षर करता है। तो हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति काम करती हैं। स्विस संघीय सरकार को कार्यपालिका के क्षेत्र में प्राप्त की 2 शक्तियाँ, सरकारी नीतियों का निर्माण करना, वैदेशिक संबंधों का संचालन करना। आगे आप देखेंगे कि आगे आप देखेंगे स्विस संघीय कार्यपालिका के क्षेत्र में प्राप्त की सरकारी नीति का निर्धारण हमने बता दिया। आगे संघीय सरकार के कोई विधायी कार्य क्या है, स्वेच्छा से विधानमंडल के समक्ष विधेयक प्रस्तुत कर सकता है तथा जो है कि सरकार की से संबंधित विधेयकों की प्रस्तावित करने का भी अधिकार उसे प्राप्त है। संघीय सरकार के 2 वित्तीय कार्य बताइए। संघीय सरकार बजट तैयार करती है और संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है, जबकि आय व्यय का हिसाब भी संघीय संसद को दे देती है। स्विस संघीय सरकार की प्रमुख विशेषताएं बहुल कार्यपालिका, संसदात्मक अध्यक्षात्मक प्रणालियों का यहाँ सम्मिश्रण है। यहाँ पे अमेरिका की तरह अध्यक्षात्मक प्रणाली भी नहीं है और ना ही भारत की तरह संसदात्मक प्रणाली है, बल्कि दोनों का मिक्स स्वरूप यहाँ पे देखने को मिलता है। संघीय चांसलरी क्या है, तो संघीय चांसलरी संघीय सरकार का सामान्य कर्मचारी वर्ग होता है, जैसे हमारे यहाँ सचिवालय में होते हैं। तो संघीय चांसलरी का प्रधान कौन होता है, संघीय चांसलरी का प्रधान होता है। अब हम यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन करते हैं कि यह विश्व की वैधानिक पद्धतियों में सर्वाधिक अनुपम है। स्विस संघीय सरकार के संबंध में कथन किसका है, तो प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग का ये कथन है। स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार में कितने सदस्य होते हैं, 7 होते हैं। संघीय सरकार का कार्यकाल 4 वर्ष होता है और संघीय सरकार के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कितने होती हैं, तो ये 1 वर्ष के लिए चुनी जाती है। वह कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जबकि वो अध्यक्ष जो होते हैं वो 4 वर्ष के लिए। स्विस संघीय सरकार के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं। आगे आप देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन कि स्विट्ज़रलैंड में समस्त प्रशासनिक कार्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो 7 भागों में बांटा गया है। स्विस संघीय सरकार को कार्यपालिका के क्षेत्र में कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो ये तीनों शक्तियाँ उन्हें प्राप्त है कि सरकार का नीति का निर्धारण कर सके, वैदेशिक संबंधों का संचालन कर सके और शासन व्यवस्था का देख रेख कर सके। और कथन गलत है इसमें पूछा गया, तो इसमें ये देखिए कथन गलत है कि दोनों बैठकों की उपस्थित संसद दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित रहता है, ये गलत है। बाकी ये तीनों कथन ही सही है। संघीय सरकार के अध्यक्ष को ब्रिटिश सम्राट के समान कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। और फिर संघीय सरकार भी संसदात्मक व्यवस्था के मंत्रिमंडल की भांति संसद की एक समिति है और इंग्लैंड की मंत्रिपरिषद की भांति संघीय सरकार संघीय संसद का प्रदर्शन करती है। आगे क्वेश्चन है कि स्विस संघीय सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है, तो ये तीनों विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि बहुल कार्यपालिका है, दूसरी है कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं का समन्वय है, तीसरा एक उत्तरदायित्व स्थायित्व का योग है वहाँ पे।
फिर है कि संघीय चांसलर का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 4 वर्ष के लिए होता है। स्विस शक्ति राष्ट्रपति क्या लिखा है यहाँ पे? बिना शक्ति का राष्ट्रपति शब्द किसके लिए संचालित है? स्विस के राष्ट्रपति के लिए। क्योंकि जब एक व्यक्ति होता है तो वो उसके पास ज़्यादा पावर, जब पावर का डिवीज़न हो जाता है तो उसे नहीं कह सकती कि राष्ट्रपति के पास ही सारा पावर है, बल्कि हम ये कह सकते हैं वहाँ शक्तियों का वितरण है। आगे है कि किस देश में कार्यपालिका में उत्तरदायित्व तथा अस्थायित्व का मिश्रण पाया जाता है? स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। फिर स्विस संघीय सरकार की गणपूर्ति कितने सदस्यों के द्वारा होती है? तो 4 सदस्यों के द्वारा हो जाती है गणपूर्ति। मतलब उनके जो 7 मेंबर होते हैं उनमें से कम 4 उपस्थित होंगे तो ही कोई बात मानी जाएगी, अन्यथा कम संख्या में यदि उपस्थित हो तो उनको नहीं माना जाएगा। अब आगे आप देखें, ये है उनकी जो व्यवस्थापिका वगैरह है उसके संबंध में क्वेश्चन हैं कि स्विट्जरलैंड के किन कैंटन में प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है? तो स्विट्जरलैंड की एक पूर्ण कैंटन क्लैरस, जिसका नाम है क्लैरस, और अर्ध कैंटन, 4 अर्ध कैंटन हैं जो उनके नाम दिए गए यहाँ पे जो है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब डायरेक्ट वहाँ की जनता चुनाव में भाग लेती है। जैसे कि हम जो लोकसभा के अलावा जो राज्यसभा हमारे हैं तो हम इनडायरेक्ट वे में जो हमारे चुने हुए मेंबर्स होते हैं वो उनका सिलेक्शन करते हैं, परंतु वहाँ पे जो है कि कोई भी चुनाव हो जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष मतदान की व्यवस्था वहाँ पे है स्विट्जरलैंड में, उसके तहत वहाँ पे जो है कि एक कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में जो है कि बाकी सारी जगहों पे नहीं, ये नहीं कह सकते कि पूर्णतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वहाँ पे। आरंभक का आशय क्या है? आरंभक के द्वारा जनता को यह अधिकार दिया जाता है कि किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करे तथा प्रस्ताव के रूप में विधानमंडल से मांग करे कि या तो विधानमंडल उस प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्माण करे अथवा उस प्रस्ताव पर लोक निर्णय लिया जाए। मतलब कोई समस्या यदि आती है और उस पर कानून का निर्माण करने की ज़रूरत महसूस होती है तो स्विट्जरलैंड में व्यवस्था है कि वहाँ की जनता जो है कि प्रस्ताव तैयार करके गवर्नमेंट के पास भेजती है। उस हिसाब से यदि वो कानून बना देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बनाते हैं तो क्या होता है वहाँ के लोगों से मत मांगा जाता है, निर्णय मांगा जाता है कि इस कानून के संदर्भ में आपकी क्या मांग है। अगर मैक्सिमम जनता वहाँ का स्वीकार करती कि हाँ इस कानून की आवश्यकता है तो उस कानून का निर्माण कर दिया जाता है। अनिवार्य लोक निर्णय से आप क्या समझते हैं? अनिवार्य लोक निर्णय से आशय है कि विधानमंडल द्वारा पारित सभी विधेयकों पर लोक निर्णय जनता की स्वीकृति से विधेयक कानून का रूप ग्रहण कर लेते हैं। मतलब वहाँ पे जनता की स्वीकृति किसी भी कानून को पास करने के लिए ज़रूरी होती है, जैसे हमारे यहाँ नहीं होती है। अगर नहीं होती, कोई कानून जनता के विरोध में होता है, जैसे कि ये आया था अभी, बहुत सारे कानून ऐसे आए जो कि जनता ने उसका विरोध किया, तो वहाँ पर विरोध का मौका इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि जनता से पहले सहमति लेते हैं फिर कानून को पास करते हैं। ये देखिए सविन्यासित आरंभक का क्या अर्थ है? सविन्यास आरंभक का अंतर्गत जनता स्वयं भी विधानमंडल के सम्मुख विधेयक का पूर्ण प्रारूप तैयार करके भेजती है और किसी संशोधन को जनता के सम्मुख अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करता है। तो जनता जो भेजती है उसको ये कह रहे हैं। ऐच्छिक लोक निर्णय की मांग कितने नागरिक या कैंटन कर सकते हैं? तो ऐच्छिक लोक निर्णय की मांग 50,000 नागरिक या 8 कैंटन कर सकते हैं मिलकर के। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसके उपकरणों के पक्ष में कोई तर्क दीजिए, जैसे कि कानूनी प्रभु पर प्रतिबंध तथा जनता की राजनीतिक विषयों में जो उसमें इंटरफियर होता है। आगे है कि जिस प्रकार लोक निर्णय विधानमंडल की त्रुटियों से जनता की रक्षा करता है उसी प्रकार यह उपचार है। कथन किसका है? कथन ब्राइस का है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसके उपकरणों के विपक्ष में कोई 2 तर्क बताइए। तर्क दिए हुए, तर्क से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे बेटा। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता कोई 4 कारण बताइए। स्विस नागरिकों का चरित्र, तीव्र आर्थिक असमानता का अभाव, उग्र दलबंदी का अभाव है वहाँ पे, साथ ही स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ व्यवस्था है, जिससे कि वहाँ पे छोटा सा जगह है और जनसंख्या बहुत ही कम है। वहाँ पे जो है कि आर्थिक असमानता हमारे देश के जैसी नहीं है वहाँ पे, तो लगभग सभी लोग बराबर से हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती। कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसका कानून जो है जनता और सरकार वहाँ के मिल करके बनाती हैं, तो ये सबसे अच्छी व्यवस्था है। आगे है कि वर्तमान समय में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था किस देश में? स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। स्विस संघीय विषयों पर अनिवार्य मतदान की व्यवस्था किस देश में? युक्त सभी में है, जैसे कि उनके हर जगह पे नहीं, कुछ एरियाज़ में है। तो जैसे इन्होंने नाम दे रखा है सोटफाशन, आरगाउ और सेंट गॉल। स्विट्जरलैंड ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कब ग्रहण की थी? 2002 में, बहुत बाद में इसने ग्रहण की है। हमने तो पहले ही कर लिया, जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना तभी कर लिया था। ऐच्छिक लोक निर्णय की मांग कानून पारित होने, आदेश जारी होने या संधि होने पर कितने दिन के
जाननी चाहिए तो 90 दिन होता है। निम्न में से किस श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय संधियों का ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था है? उपयुक्त सभी में है। फिर देखिए स्विट्जरलैंड में कितनी कैंटनों में संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है? सभी कैंटनों पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है उनके यहाँ। स्विट्जरलैंड के कितने कैंटन सामान्य कानूनों पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है? तो 10 पूर्ण कैंटन, 1 अर्ध कैंटन वहाँ पे है। स्विट्जरलैंड में आरंभक का प्रयोग कितने मतदाताओं द्वारा किया जा सकता है? मतलब किसी भी कानून को बनाने की मांग, आरंभक मतलब किसी भी कानून को बनाने की मांग 20,000 मतदाताओं द्वारा की जा सकती है। स्विट्जरलैंड में आरंभक के प्रयोग के लिए 1 लाख मतदाताओं के हस्ताक्षर कितनी अवधि के भीतर होने चाहिए? तो 6 महीने के भीतर होने चाहिए, तभी वो कानून बन पाता, अन्यथा वो खत्म हो जाता है। आगे देखिए, आगे स्विट्जरलैंड के किस कैंटन में केवल संविधान संशोधन विधेयकों पर ही आरंभ की व्यवस्था है? तो जिनेवा में वहाँ पे है। वहाँ पे केवल संविधान संशोधन के संबंध में ही आरंभ का प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके उपकरणों के पक्ष में कौन सा तर्क दिया जाता है? उपयुक्त सभी दिए जाते हैं कि कानून प्रभु पर प्रतिबंध है। आरंभक अर्थात शासन की मूलों पर उपचार, फिर है लोक निर्णय शासन की त्रुटियों पर उपचार। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसके उपकरणों में विपक्ष में कौन सा तर्क दिया है? उपयुक्त सभी तर्क दिए गए हैं। फिर है कि स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता का क्या कारण है? वहाँ पे शीर्ष नागरिकों का जो चरित्र काफ़ी अच्छा है, नेचर काफ़ी अच्छा है, खुशियों के रैंक में देखेंगे वो काफ़ी ऊपर रहते हैं, और तीव्र आर्थिक असमानता का अभाव है, दलबंदी का अभाव है वहाँ पे, और वहाँ छोटा सा देश, वहाँ लोग काफ़ी खुश रहते हैं। तो खुशी का इंडेक्स सब आता है, या फिर हंगर इंडेक्स वगैरह आता है, तो वो सबसे टॉप पे रहते हैं। हंगर इंडेक्स में तो वो बहुत नीचे रहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो कि व्यवस्थाएँ काफ़ी अच्छी हैं। तो आप देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है कि धनवानों का धन और निर्धनों की निर्धनता प्रजातंत्र को भ्रष्ट करती है। कथन किसका है? तो ऑप्शन का एक कथन है, ये देखिए ऑप्शन का एक कथन, धनवानों का धन, निर्धनों की निर्धनता प्रजातंत्र को भ्रष्ट करती है। तो ये क्वेश्चंस हो गए स्विट्जरलैंड के संविधान से हो गए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके बच्चों।